हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय भवन के सेकेंड चैप्टर जो कि उत्तक है। उसका हम लोग प्रश्न उत्तर 1 से 58 तक देखेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप उत्तक का नाम बताएं। तो एक पादप उत्तक विभाजोत्की उत्तक का नाम हम लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो जड़ के शीर्ष पर शीर्षस्थ उत्तक पाया जाता है जिसको अंग्रेजी में एपिकल टिश्यू कहते हैं। सरल उत्तक के 2 उदाहरण दें। तो सरल उत्तक के 2 उदाहरण मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक है। किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। तो विभाजोत्की उत्तक जो है सदा विभाजित होती रहती है जिसके कारण पौधे में लंबाई और चौड़ाई की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विभाजोत्की उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। इसका आंसर होगा स्थिति, पोजीशन के आधार पर और पौधे के वृद्धि के स्थान पर विभाजोत्की उत्तक को विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस सरल उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। तो मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। इसमें 2 कोशिका के बीच में स्थान होता है जिसे ही हम लोग अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं या अंग्रेजी में इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो बाहर से स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक जो होता है पौधे को यांत्रिक सहायता करता है। और यही आंतरिक भाग के बारे में पूछा जाए तो जाइलम या दारू या फ्लोएम और ब्लास्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वैसे मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसको कोलेनकाइमा या हरित उत्तक कहते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो इसका उत्तर होगा दृढ़ उत्तक। यह दृढ़ उत्तक जो होता है डेड सेल का बना होता है, मृत कोशिका का बना होता है। नारियल के रेशे किस उत्तक का बना होता है। तो ये भी दृढ़ उत्तक का बना होता है। हम लोग देखें नारियल तो सबको देखे होंगे कितना कठोर होता है, वो दृढ़ उत्तक होता है। देखने में दृढ़ या कठोर कड़ा दिखाई देता है तो वही मृत उत्तक या दृढ़ उत्तक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मृदु उत्तक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं बताएं। तो यह गोलाकार या अंडाकार होती है और यह कोशिकाएं जीवित होती है और इसमें बड़ी रसधानी पाई जाएगी और 2 कोशिकाओं के बीच थोड़ा सा खाली स्थान पाया जाएगा जिसे हम लोग कोशिकीय स्थान कहते हैं या इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, जिसे अंतरकोशिकीय स्थान या इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम बताएं। तो पहला होगा सरल अस्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। 13 नंबर क्वेश्चन, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो जाइलम का निर्माण जाइलम तंतु या जाइलम बंडल या संवहन बंडल से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम का मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना जाइलम का मुख्य कार्य है। फ्लोएम किन तत्वों से बना होता है। तो फ्लोएम जो है 4 तत्वों से बना होता है जिसमें सीप ट्यूब, कंपेनियन कोशिकाएं, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इन चारों की
कोशिकाओं में फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी तीनों प्रकार की कोशिकाएं जीवित होती हैं। मतलब कि जो फ्लोएम फाइबर है वो मृत कोशिकाएं होंगी और जो बाकी तीन हैं सीप ट्यूब कंपेनियन कोशिकाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा ये जीवित कोशिका या टिश्यू होंगे जिससे कि मिलकर फ्लोएम का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस ऊतक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का पौधे में संवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियमी ऊतक का नाम लिखें। तो स्तंभाकार एपिथीलियम एवं सल्की एपिथीलियम। क्वेश्चन नंबर 18। त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथीलियम ऊतक पाई जाती है? तो त्वचा की सतह पर सल्काप एपिथीलियम ऊतक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पक्षमाभी एपिथीलियम की सिलिका में होने वाले गति क्या कहलाता है? तो सिलियरी गति या सिलिया गति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संयोजी ऊतक के कोई दो उदाहरण दें। तो इसका उदाहरण हो जाएगा इओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संयोजी ऊतक कितने प्रकार की होती है? नाम लिखें। तो संयोजी ऊतक जो होती है 3 प्रकार की होती है। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। एरियोल ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें। तो पहला कोशिका हो जाएगा प्लाज्मा कोशिकाएं एवं मास्ट कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 23। एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसमें वसा जो बूंद के रूप में मौजूद होते हैं वही संचित भोज्य पदार्थ के रूप में जमा रहते हैं और जो एडिपोज ऊतक में पाए जाते हैं और यह एक प्रकार का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो ये जो ऊतक है श्वेत तंतुमय ऊतक, टेंडन, तरल ऊतक या एरियोल ऊतक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उपास्थि ऊतक या पीला तंतुमय ऊतक लिगामेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 2 मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा उपास्थि या कास्थि और अस्थि। क्वेश्चन नंबर 27। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाते हैं? तो ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 2 प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखें। तो पहला होगा रुधिर एवं लसिका। लसिका को प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन सी है? तो पहला होगा लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी रेड ब्लड ऑफ कार्पोसेल्स कहा जाता है। दूसरा श्वेत रुधिर कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स एवं प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होती है? तो पेशी ऊतक के कारण शारीरिक अंगों में गति होती है। जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? तो पहला तो तंत्रिका ऊतक से बना होता है। मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं जैसे ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? तो इसकी इकाई न्यूरॉन कहलाती है। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के
दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो ऊतक की व्यवस्था जिसमें एक जैसी कोशिकाएं एक साथ रहती है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कार्य के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए, कोई भी बहुकोशिकीय जीव है उसमें दक्षतापूर्ण कार्य का संचालन, मतलब कि जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसका संरचना जटिल होता है, उसमें कार्य जो भी होते हैं महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं, जैसे कि भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन, श्वसन, फिर गति, बहुत तरह का कार्य संपादित करता है। तो उसमें ऊतक की व्यवस्था जो होती है उसमें एक जैसी कोशिकाएं साथ रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कोशिकाएं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर एक कोशिका बनाएगा, ऐसा नहीं। एक अंग में एक तरह की कोशिकाएं भाग लेगी और कार्य को संपन्न करेगी या दक्षतापूर्वक कार्य के संचालन के लिए व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको ऊतक कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति समान हो, मतलब एक जगह से उत्पन्न हुई हो, तथा समान कार्य को संपादित करे, एक ही कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होती है? तो पार्श्व ऊतक के निर्माण से होती है। क्वेश्चन नंबर 36। पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो अंतःबेशी या विभाज्य ऊतकी ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतकी ऊतक के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो सरल अस्थायी ऊतक जो है समरूप कोशिकाओं के प्रकार से बना होता है, मतलब कि सरल अस्थायी ऊतक है जो एक ही जैसा, एक ही समरूप, मतलब एक ही जैसे कोशिकाओं के समूह से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो बाह्य ऊतक या एरेनकाइमा मुख्यतः जलीय पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? तो दृढ़ ऊतक या स्केलेरन कायमा की ऊतक जो होगी दोनों सिरों पर नुकीली होती है, मृत, लंबी और सरकरी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 41। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? तो जो शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधे हैं उसके एपिडर्मिस मतलब कि बाहरी सतह की कोशिकाओं के ऊपर किस प्रकार की परत रहती है? तो ये जो परत है क्यूटिकल की परत होती है, जो कि हम लोग का जो किताब है भारतीय भवन उसमें उदाहरण देके समझाया गया है, जिसमें सूर्यमुखी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है? तो नहीं, कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव नहीं पाया जाता है, क्योंकि कॉर्क कोशिका जो होती है मृत कोशिका, डेड सेल होती है। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं? तो जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका इसमें भाग ले रही है, जबकि एक ही तरह की कोशिका इसमें भाग नहीं ले रही है। अलग अलग तरह की कोशिका भाग लेने से यह जटिल अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। आगे क्वेश्चन है। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, सहकोशिकाएं चलानी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती हैं? तो पार्श्व भाग में सहकोशिकाएं चलानी नलिका के पार्श्व भाग में अवस्थित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती हैं? तो ये जो है कॉर्क कोशिकाएं हैं। इसका फोटो है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। कॉर्क कोशिकाएं जो हैं ईंटों की तरह दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं? तो ये जो उत्तक हैं स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक के ऊपर जो है मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो ये भी स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक से होता है। 49 है, घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसको क्यूबॉइड एपिथेलियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडवाहिनी में अणुओं को एक ही दिशा में जाने देने के लिए उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है? तो पश्चिमाभि उत्तक या पश्चिमल उत्तक जो हैं मदद करती हैं। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो लिम्फोसाइट या श्वेत रक्त कोशिका, जिसको WBC कहा जाता है, से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किन उत्तक में तारों जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो जलबंध या संयोजी उत्तक में तारे जैसी संरचना पाई जाती है। बाह्य कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो इसमें उपास्थिक उत्तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हैवर्सियन नलिकाएं जो है मैमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में, मतलब कि जो स्तनधारी हैं उनके अस्थि की अनुप्रस्थ काट में पाई जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो आयतन के हिसाब से प्लाज्मा जो है रुधिर का 55% भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसे तो सामान्यतः सभी कोशिकाओं में जो है केंद्रक पाया जाता है। हम लोग के जो रुधिर कणिका है वो भी एक तरह का कोशिका ही है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसको घुमाकर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी कोशिकाएं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा लाल रुधिर कणिका, या रक्त भी हो सकता है, या आरबीसी रेड ब्लड ऑफ कार्पोसेल्स भी हो सकता है। इसका आंसर शॉर्ट में आरबीसी भी बोल सकते हैं। 57, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। 58, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेक्स्ट्रोस से जुड़कर क्या बनाती है? तो ये जो है सिनैप्स का निर्माण करती है। हम लोग सिनैप्स थोड़ा सा समझते हैं, सिनैप्स क्या होता है। ये जो न्यूरॉन कोशिका है या तंत्रिका कोशिका है, ये अंत से शुरू, फिर यहाँ लास्ट से फिर शुरू, फिर ऐसे ही ये जो कोशिका है जुड़ती जाएगी। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सिनैप्स का निर्माण। तो यहाँ सिरा से जो यहाँ अंतिम लास्ट जो
पूछ जैसा संरचना है और ये अग्रभाग से अंतिम भाग से जो कोशिका जुड़ रहा है उसी को सिनैप्स कहा जाता है। यही जो है सिनैप्स का निर्माण करना, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सिनैप्स का निर्माण करना, इसी जुड़ाव को सिनैप्स नाम दिया गया है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।